हाँ, हमने उसे उतना चाहा जितना चाहा जा सकता था, फिर भी उसे कितना चाहा जा सकता था। सॉरी सॉरी, हमने उसे देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी उसे कितना देखा जा सकता था, ऐसी कोई लाइन है ना, मैं भूल गया था। करेक्ट। मैं रिवाइज कर लूंगा गाइस, पक्की बात है, मैं अगली बार रिवाइज करके आऊंगा गाइस। ठीक है, हाँ, मैं रिवाइज करके आऊंगा गाइस। Yes, guys, waiting for everyone to join, guys, waiting for everyone to join. Aha! Yo, Hari Singh. अभी रहने देता हूं। यूट्यूबर्स के नाम पे ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही है मुझे। चलो, मुने अनुतर थारी 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 ओदी बीट दे। कल क्लास नहीं हुई थी गाइस, कल क्लास नहीं हुई थी बिकॉज आई वाज इनटू समथिंग। ठीक है, बिकॉज आई वॉज इनटू समथिंग, इसीलिए कल क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, इसीलिए कल क्लास नहीं हो पाई, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, आज कर लेंगे, आज खत्म कर लेंगे। सर आज हम पहले पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज की क्लास छोटी होने वाली है क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 10 को खत्म करने वाले हैं। यस सरकार, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 को खत्म करने वाले हैं, इसीलिए भैया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सरकार शुरू करते हैं। द टर्शरी सेक्टर क्या बोलता है? टर्शरी सेक्टर क्या बोलता है सरकार? टर्शरी सेक्टर, आइए सरकार उसे जानते हैं कि हमारा टर्शरी सेक्टर क्या बोलता है। सुनो भैया, यहां पर जो मैंने आपको एक बार कहानियां सुनाई थी, वो सब कहानियां यहां पर आके जुड़ जाती है। ठीक है, ठीक है भाई, यहां पर आके सारी की सारी कहानियां जुड़ जाती है एंड ऑल द डेटा इज अलाइंड हियर एंड ऑल द थिंग्स आर अलाइंड हियर। सर जैसे है ना। अब वो तो देखो ब्राउन में किसने लिखा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, मतलब मुझे लगता है इसका आंसर मिल जाना चाहिए क्योंकि ये कल को कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, है ना। मतलब मुझे लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल को कहीं यूपीएससी में ना आ जाए कि हाँ भैया ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सर नोट्स शेयर कर दो। नोट्स ऑलरेडी शेयर करके रखे ना बेटा, नोट्स तो ऑलरेडी शेयर है ना ब्रो, नोट्स ऑलरेडी शेयर है, क्या अटक रहा है उसके अंदर बताओ मुझे ब्रो। नोट्स आर ऑलरेडी शेयर ब्रो, नोट्स आर ऑलरेडी शेयर। मैंने टेलीग्राम के ऊपर, एकाग्रता टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी शेयर करके रखे हुए हैं एंड वो आप देख सकते हो। ठीक है, नोट्स आर ऑलरेडी शेयर। मैं यहाँ पे एक सेकंड लॉग इन कर लेता हूं तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो नोट्स आर ऑलरेडी शेयर। ठीक है, हाँ जी सरकार। अच्छा, टर्शरी सेक्टर क्या होता है? देखो अभी तक हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन चीजें होती है। हाँ सरकार, अ रिमार्केबल फीचर्स ऑफ पोस्ट रिफॉर्म इंडिया, यानी 1991 के बाद की चल रही है। पोस्ट रिफॉर्म इंडिया इज द ओवर अचीविंग रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन जनरेटिंग ग्रोथ ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनलाइक द यूजुअल। अच्छा सुनो सुनो, मतलब हमारे देश ने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे देश में हम लोग प्राइमरी में गए, फिर डायरेक्ट टर्शरी में चले गए। मतलब आप देखोगे तो प्राइमरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में, इसको लेकर कोई सवाल या कोई जवाब नहीं है ना। मतलब प्राइमरी को लेकर तो हमारा आज भी अगर 47% पॉपुलेशन अगर हमारी प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है तो मुझे लगता है फिर तो इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, तो इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन यानी प्राइमरी होने के बाद भी हम लोग प्राइमरी के बाद अगर डायरेक्ट शिफ्ट मारे तो हमारा पोस्ट रिफॉर्म हम लोग टर्शरी में शिफ्ट हो गए। ठीक है, हम लोग सीधा का सीधा टर्शरी हो गए क्या? हाँ सरकार। ठीक है, यस। अनलाइक द यूजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द नेशन वेयर इकोनॉमिक, ठीक है, वेयर, एक सेकेंड यारी क्या हो रहा है, और एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? क्या सब कुछ क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, क्या सब कुछ क्लियर है? क्या सब कुछ क्लियर है गाइस? एक बार मुझे कंफर्म कर दो तो इट वुड बी वेरी 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 इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड गाइस। क्या सब कुछ क्लियर है? एक सेकंड, मुझे यहां से इशू दिखा रहा है बिकॉज चल यस। तो भैया क्या हुआ, जैसे अब क्या हुआ सर, हम लोग शिफ्ट होकर टर्शरी में। हाँ सरकार, अनलाइक द कैश, अनलाइक द यूजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ नेशंस वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज
लेट द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज और फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। यानी यूजुअली क्या होता है, यूजुअली कोई भी कंट्री जो होती है वो पहले प्राइमरी में होती है, नहीं खेती बाड़ी में आती है। अब चूंकि खेती बाड़ी में बहुत लोग लगते हैं तो फिर वो शिफ्ट होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी पे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आलू उगरे तो फिर आलू से चिप्स बनाना चालू कर दिया, है ना। आटा गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं से ही आटा बनाना चालू कर दिया, है ना। इस तरीके की चीजें चलती है क्या, हाँ जी सरकार, इस प्रकार की चीजें चलती है। तो बाकी किसी भी कंट्री में अगर आप देखने जाओगे तो भैया हम लोग क्या करते हैं सर, बाकी किसी भी कंट्री में अगर आप देखोगे तो हमारे क्या होता है सर, बाकी किसी भी कंट्री में अगर आप देखोगे तो यूजुअली क्या होता है, या किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है सर, किसी भी इकोनॉमी में या फिर किसी भी कंट्री में क्या होता है सर, ये ना ऐसे शिफ्ट मारता है, ठीक है। पहले उसमें जाएगा, प्राइमरी में जाएगा, फिर ये सेकेंडरी में जाएगा। लेकिन सर इंडिया हैज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ बायपासिंग सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, इन द ग्रोथ स्ट्रेटेजी बाय शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। यानी इंडिया जो है सर, इंडिया डायरेक्ट ही प्राइमरी से सेकेंडरी पे टर्शरी पे शिफ्ट हो गया। हाँ, अब ऐसा क्यों होता है सर, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ही क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑल दिस स्टफ। तो अगर आप इसको डीप में जाके समझोगे तो मैं आपको समझाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट दोनों इसलिए है क्योंकि समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है, समझने की कोशिश करना मेरी बात को। सर मार्केटिंग हम लोग एग्रीकल्चर में गए, हाँ एग्रीकल्चर में हमें चाहिए बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग। क्यों, क्योंकि फसल बोना है, फसल निकालना है, फसल काटना है, बहुत सारी मेहनत करनी, ठीक है। ये हो गई प्राइमरी वाली चीज। इसके बाद हम फैक्ट्री बना रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया गेहूं आलू से आटा बना, आलू से चिप्स बना लेंगे, गेहूं से बना लेंगे, है ना, आटा बना लेंगे। इस तरह की हमने इकोनॉमी की बात करी। फिर जो टर्शरी है उसमें बहुत कम लोग रिक्वायर्ड है। मतलब मैं आपको इमारत से बताऊं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी में अगर 100 लोग मिलकर 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो सेकेंडरी में 100 लोग मिलकर 5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन टर्शरी में 100 लोग मिलकर जेन्युइनली 50 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और सर इसका मतलब समझो, इसका मतलब प्राइमरी में सॉरी टर्शरी में हमें कम लोग चाहिए। सर एग्जांपल दो आप, चलो मैं आपको मस्त एग्जांपल प्रूफ करता हूं, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल प्रूफ करता हूं। सर at what price WhatsApp was sold? सर व्हाट्सएप अक्वायर हुआ था 19.3 बिलियन डॉलर में। आज की कैलकुलेशन के साथ बताओ तो रफली अराउंड 2.25 लाख करोड़ रुपए में। नॉट जस्ट इमेजिन, 2.25 लाख करोड़ रुपए में व्हाट्सएप जैसी बढ़िया कंपनी। अभी क्लियर है क्या, हेलो, यानी लाइफ कट क्यों रहा है। चलो एनीवे, तो क्या अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप अक्वायर होता है 19.3 बिलियन डॉलर में। नाउ हाउ मेनी एम्प्लॉइज व्हाट्सएप हैड बिफोर एक्विजिशन। सर एक्विजिशन से पहले अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप हैड अराउंड 50 एम्प्लॉइज when it was acquired by Facebook, now Meta. This small team is often as remarkable feat. मतलब आप सोच के देखो, 50 लोगों की कंपनी को 19 बिलियन डॉलर में अक्वायर किया गया। जस्ट इमेजिन वंस, समझ में आ रहा है कि हाँ, जैसे कितना बड़ा इंपैक्ट किया जा सकता है when it comes to tertiary, when it comes to tertiary कितना बड़ा इंपैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, कितना बड़ा इंपैक्ट किया जा सकता है, समझ रहे हो क्या। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा, ये जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट हैपन, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपन व्हेन यू बिल्ड अ थिंग, ठीक है। सो ये इतनी बड़ी चीज है टर्शरी। इसलिए सर फिर एक बात बताओ, इंडिया में सर वो क्यों नहीं हुआ, सेकेंडरी क्यों नहीं हुआ। सी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, हमारा फोकस नहीं था, लेकिन वर्ल्ड का भी उस समय फोकस जो था वो चाइना में था। इसमें हमारी पूरी गलती नहीं है, ठीक है, उसमें हमारी पूरी गलती नहीं है। इफ यू रियली आस्क मी, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हमारी पूरी गलती नहीं है। हम लोग पार्टली इन्वॉल्व है उस चीज के अंदर, दैट आई एग्री, है ना, हम लोग पार्टली इन्वॉल्व है उसके अंदर, हम दैट आई एग्री, लेकिन पूरी की पूरा इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। उन्हीं ईयर्स में चाइना ने
अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत इजी कर दिया था। यानी भैया उन्होंने एक तरीके से, अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं ना, तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होने दी थी। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लेबर की हालात खराब होने दी थी। यूजुअली अगर आप देखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसा अलाउ नहीं करती, ठीक है, यूजुअली अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा अलाउ नहीं करती है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा होने दिया। ये जेन्युइनली एक बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? हाँ सरकार, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ सरकार, चलो आगे बढ़े। हाँ सरकार, चलो, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज सर्विस सेक्टर कवर्ड अ वाइड वेराइटी एक्टिविटी, करेक्ट सरकार। आइए सरकार, हम लोग क्लासिफिकेशन कैसा है सर? हमारा होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर व्हीकल्स होता है सर। ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ होता है सर। अकोमोडेशन ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज होता है सर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन होता है मालिक। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एक्टिविटी, रियल स्टेट एक्टिविटी होती है। रियल स्टेट एक्टिविटी जैसे अपन ने उसमें पढ़ा, फिर भी अलग से रियल एस्टेट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हमारे देश में यूजुअली मानी जाती है, ठीक है। प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस, कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी होती है। एजुकेशन है। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज है। आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज है। अदर सर्विसेज एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉयर्स, लाइक इन सब चीजों के ऊपर भी होती है। और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी, मतलब हमारे देश में अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो सर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, सर्विस को हमने कैसे डिफाइन किया है? सर्विस को हमने 15 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इंडिया के अंदर। मतलब हर चीज है, बैंकिंग भी एक सर्विस है, हर तरह की सर्विसेज है क्या? हाँ सरकार, ये हर प्रकार की सर्विसेज हैं जो हमारे देश में होती है। द सर्विस सेक्टर refers to industry producing intangible goods, यानी जिन्हें आप छू नहीं सकते। अभी सिंपल सी बात है, मैं अभी क्या कर रहा हूं? क्या मैं पढ़ा रहा हूं? हाँ, क्या आप मेरी सर्विसेज को छू सकते हो? नहीं छू सकते ना बाबा। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे, बट यू कैन नॉट टच। अरे हाँ हाँ सर, अरे इंडिया 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 नहीं चाह सकता है भाई। तुम एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तुम एक डॉक्टर के पास गए, तुमने डॉक्टर को जाके बोला, भाई साहब मेरे को मेरे को चेक करो कि भैया मेरा बुखार कैसा है या क्या कैसा है ना। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से जाके आपने पूछा कि अरे सर मेरी तबियत कैसी है, मेरा बुखार कैसा है ना, ये सब बातें आप डॉक्टर से पूछ रहे हो। तो अब ऐसे केस में आपको डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने आपकी तबियत देखी, या डॉक्टर ने आपको टेम्परेचर चेक किया, अब आप उसकी सर्विसेज को तो ना कर सकते। या आपने एक वेबसाइट बनाई, वो भी एक सर्विस है, आप वेबसाइट को छू तो ना। सर मैं वेबसाइट को एक पेपर पे प्रिंट आउट करके चुनूंगा, क्या पेपर के लिए अपने प्रिंट आउट के लिए अपने पेपर यूज किया होगा? हाँ, पेपर एक प्रोडक्ट है, लेकिन वेबसाइट तो एक प्रोडक्ट है। डॉक्टर ने जो आपको चेक किया वो तो एक प्रोडक्ट है, करेक्ट? तो ये सब है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे छू सकते हैं। Service as output. The service sector is the largest sector of India for account 53.89% of its total GVA, gross value added at current prices. मतलब साला GVA का 53.89% contribution सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर का है। The service sector is fastest growing sector in India and has the highest labor productivity. हाईएस्ट लेबर है, लेबर की प्रोडक्टिविटी है, जैसे टीसीएस है ना। मैं आपको समझाता हूं, मैंने आपको समझाया भी इससे पहले भी, पर मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूं, ठीक है। अब ये टीसीएस के ऊपर में आया, अब मैं टीसीएस के ऊपर आया सर, अगर आप देखोगे तो अभी आपको समझ में आएगा, भ्रुम 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 भ्रुम। सर टीसीएस 2,52,000 करोड़ का धंधा कर रही है और रफली अराउंड 49,000 करोड़ पे कमा रही है। ये कैसे कर पा रही है? क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भैया प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा। अब तो ये एक कंपनी है ना बाबा, आपको पता है टीसीएस अकेली इंडिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। मतलब जिस स्पीड से रिलायंस गिर रहा है, अगर थोड़े टाइम और गिर गया तो हो सकता है कि टीसीएस इसको ओवरटेक कर ले। अब टीसीएस एक बताया, हाँ सरकार, इन्फोसिस भी तो है। अब इन्फोसिस जो है सेकंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंडिया की, अब आप देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू तो इन्फोसिस भी कर रही है, 27,000 करोड़ तो इन्फोसिस भी कमा रही है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ सरकार,
चलिए, बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि आपको पता है टीसीएस जैसी कंपनियों को 90-95% सर्विसेज जो टीसीएस दे रही है, यानी 2.5 लाख करोड़ का जो धंधा है उसका, उसमें से 90% रेवेन्यू मिनिमम, यानी 2,25,000 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू बाहर वाली कंट्री से आता है। मिनिमम, मैक्सिमम 95-98 भी हो जाता है। The exceptional rapid expansion of knowledge-based service such as professional, technical service has been responsible for the growth. हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ज्ञान दिया गया इस चीज को लेकर। The production and consumption information intense service activities such as computing, accounting, inventory management, quality control, personal administration, marketing, advertisement, legal service has increased manifold due to application of state-of-art information technologies. हमारे देश में इन सब सर्विसेज को लेकर लोगों को समझ में आने लग गया। और मैं आपको बताऊं एक और चीज, सर्विस सेक्टर बहुत इजी भी तो है यार। अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो सर्विस सेक्टर जो है, ठीक है, मतलब आप समझोगे तो सर्विस सेक्टर इजी भी तो है। मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, सिंपल से एक बात बताओ सर, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अभी हम लोग बैठे हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, सिर्फ ट्राई टू हियर मी आउट वेरी क्लियरली, सिर्फ ट्राई टू हियर मी आउट। अगर आपको कल अपना सर्विस सेक्टर का बिजनेस चालू करना है, जिसे प्रोफेशनल सर्विसेज कहा जाता है, कुछ भी, सी यू मे बी एडवोकेट, यू माइट बी एडवोकेट, यू माइट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू माइट बी एनीथिंग, है ना। आपको कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा? पैसा कुछ नहीं लगेगा, घर से चालू कर सकते हो। टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट। लेकिन अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, फैक्ट्री खोलने के लिए जगह चाहिए। आप सर्विस सेक्टर अपने घर से भी चालू कर सकते हो, लेकिन मान लो आज की तारीख में जो हमारी ये है सयन है, सयन बोलता है कि सर मुझे तो गन बेचने की फैक्ट्री बनानी, गन की फैक्ट्री बनानी, डिफेंस सेक्टर में काम करना है। अरे उसे कितने सारे पहले लाइसेंस लेने पड़ेंगे गन के, उसके बाद उसे गन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह चाहिए। अब छोटी सी जगह में तो होगा नहीं, ज्यादा जगह चाहिए, यानी बहुत सारे एफर्ट्स पुश होंगे। क्या सर? बहुत सारे एफर्ट्स पुश होंगे, बहुत सारे एफर्ट्स पुश होंगे। सर्विस सेक्टर ग्रोथ कैन ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑब्वियसली बात है भैया, सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। द स्टार्टअप विच हैव रिमार्केबल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स आर मोरली फ्रॉम सर्विस सेक्टर। जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। ठीक, बायजूस अब नहीं रहा, लेकिन आप सोचिए देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म बन गया था। इंडिया की मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था, $22 बिलियन। इमेजिन कर रहे हो, 58,000 लोगों को एम्प्लॉय किया था बायजूस ने, 58,000 एम्प्लॉयज इन अ ईयर। और 58,000 के चक्कर में कितने चल रहे होंगे अलग, क्योंकि उन्होंने ऑफिस रेंट पे लिया होगा, जगह रेंट पे लोगी, गाड़ियां रेंट पे ले लोगे। मतलब 58,000 तो वो इम्पैक्ट है जिसके बारे में हम बात कर पा रहे हैं। 58,000 तो वो गेम है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर पा रहे। कितना और इम्पैक्ट इन्होंने किया होगा। इंडिया इज अमंग टॉप 10 WTO मेंबर इन सर्विस एक्सपोर्ट। हम विश्व में 10 सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्ट है, एंड इंपोर्ट्स में भी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर टेक्निकली, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं सर्विसेज को। जैसे पता है अभी जैसे ट्रम्प चाचा आ गए, तो चाचा जी के आने के बाद हम सब लोग टेंशन में बैठे, क्योंकि चाचा जी एकदम जोश में है, ये टैक्स लगाओ वो टैक्स लगाओ। तो पता है हमें टेंशन क्यों? क्योंकि हम अमेरिका से $35 ट्रिलियन का, या मैं वर्ड नहीं, $35 बिलियन ऐसा करके कुछ है ना, मैं एग्जैक्ट नंबर बोल रहा हूं, तो 35 करके हम लोग कुछ, या 350 होगा, या पता नहीं, जो भी है, हम उनसे मान लो फॉर एग्जांपल $35 बिलियन का माल, वैसे तक बहुत इतना बहुत ही कम हो गया $35 बिलियन तो, बट ज्यादा ही होगा, 3500 होगा, ट्रिलियन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम उनसे फॉर एग्जाम्पल $35 ट्रिलियन का, $35 बिलियन का अगर माल लेते हैं, यानी अगर हम $35 बिलियन का माल इंपोर्ट करते हैं, तो $70 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए 1 मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट।
चलिए गाइस, यस। तो यार हम मतलब आप समझ रहे हो हमारे लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम उनसे जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका के लिए यही कंसर्न है। अमेरिका चाहता है जिनसे अमेरिका एक्सपोर्ट करता है उससे वो खुश रहेगा, लेकिन जिससे अमेरिका इंपोर्ट करता है उससे वो दुखी रहेगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद नहीं रहेगी सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं रहेगी? ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो हम ओवरऑल तो डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हम लोग ओवरऑल तो इंपोर्ट इकोनॉमी है। हाँ सर, ओवरऑल तो हम लोग इंपोर्ट इकोनॉमी है। चूंकि ओवरऑल हम लोग इंपोर्ट इकोनॉमी ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंपोर्ट ही ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा लोड नहीं आएगा, हमें ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया हम अगर मान लो पेट्रोल मंगाते हैं, अभी मान लो हम लोग ऑयल और पेट्रोल वगैरह मंगाते हैं फॉर एग्जाम्पल इनसे, रशिया से, तो हम अमेरिका से बुलाना चालू कर देंगे। इसीलिए हमारे लिए उतना बड़ा चैलेंज शायद नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर कंसिस्टेंटली भाई जो है जोश में बैठे हुए हैं, तो वहां पर ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली बनी हुई है। ठीक है, हाँ जी सरकार, चलिए ओके भाई साहब, ओके भाई साहब, ठीक है भैया, ठीक है भैया। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट इज $27 बिलियन, बस। रिकॉर्ड रोबस्ट ग्रोथ इन नवंबर 2022 ड्यू टू सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड ट्रेवल सर्विसेज। बस $27 बिलियन। 27 बिलियन डॉलर मतलब कितना ही हुआ यार? 10-20 लाख रुपए का? अच्छा 10-20 लाख नहीं नहीं, 27 बिलियन डॉलर मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास, 3 लाख भी नहीं हुआ, 2.5 लाख करोड़, बस कम है। वाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर ऑल सेक्टर्स adverse affectedly, India's service export have remained resilient during the COVID pandemic. The reason are higher demand for digital support and need for digital infrastructure modernization. भाई हमारा चल रहा है लेकिन ठीक है। The Indian service sector is the largest recipient of FDI inflows. हमारे देश में जो सबसे ज्यादा FDI आती है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जो भी हमारे पूरे विश्व में अगर कोई भी हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करता है हमारे FDI के अंदर। ठीक है, FDI के अंदर, ठीक है भैया, हाँ जी सरकार, बहुत ही सिंपल सी बात है। FDI equity inflows into the service sector accounted more than 60% of total FDI equity inflows in India। यानी 100 रुपए अगर इंडिया में आते हैं तो 60 रुपए केवल इनके लिए आते हैं, टर्शरी के लिए। The World's Investment Report UNCTAD places India 7th largest recipients of FDI in top 20 host country in 2021। 2021 में 7 नंबर पे था फंड रेज करने के लिए, और इसमें भी हमारा एफडीआई इन्फ्लोज बढ़ा हुआ है, $84 बिलियन का था, जबकि ठीक है बढ़ा हुआ है, ठीक है। टू एंश्योर लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट हैज परमिटेड 100% फॉरेन पार्टिसिपेशन इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू ऑटोमेटिक रूट इंक्लूडिंग ऑल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। मतलब पहले क्या होता था, मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो 51% अलाउड है या 49% अलाउड है, तो एक कंपनी बिना किसी से बात करे, बिना किसी से लोचा लफड़ा जल्दी फाफड़ा पाले, कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी में 49% इक्विटी ले सकती थी। पहले ऐसा होता था, हाँ सरकार, 49% इक्विटी कोई भी कंपनी ले सकती थी किसी भी कंट्री से। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर कोई और कंट्री से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अबाउट द परमिटेड लिमिट, यानी 49% से ज्यादा अगर हम किसी कंट्री से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था। ऑल्दो अभी इस मोमेंट पर इंडिया में एक रूल लगा हुआ है कि हम नेबर कंट्री से पैसा नहीं ले सकते। मतलब अगर चाइना, देखो नेबर कंट्रीज हमारे सिर्फ चाइना ही जो पैसा दे सकता है ना, तो अगर चाइना से अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेना है तो पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। The FDI ceiling in insurance companies has also raised up to वैसे 49 से 70 हुआ और अभी 100 हो गया। अभी रिसेंटली जो बजट आया उसमें 100% अलाउ कर दिया गया है FDI। Measure undertaken by government such as launch of national single window enhancement in FDI selling through automatic route have played significant role in facilitating investment। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है क्योंकि सरकार अलाउ कर रही है और रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज्यादा इजी किया जा रहा है। Is it clear, guys? Finally, chapter 10 is over. Yes, chapter 10 is over. हाँ जी सरकार, चैप्टर 10 हमारा खत्म हो गया। चलो बाबा, पहला यूट्यूब पर हम लोगों ने चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है।
पूरा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया है 100%। ठीक है सर, अगला चैप्टर कौन सा चालू होगा, उसकी लेक्चर्स भी आप देखोगे तो क्रिएटेड हो चुके हैं। सो अगला चैप्टर हम चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम लोग शुरू कर चुके हैं, आप देख सकते हो। हम लोग कल से चैप्टर नंबर 6 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे बेहद खुशी है। बट हाँ, ये है कहानी, मजा आ रहा है गाइस। Are you guys enjoying? Yo honey singer. Are you guys enjoying? चलो, अगला चालू होने वाला है नेशनल इनकम। यो 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 यो। चलिए सरकार, फिर आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। कल हम लोग टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ। अब मेरी आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि भैया जी कृपया करके सारे बच्चे जो हैं पहले रिवीजन मार लो जल्दी से, ताकि समझ में आ जाएगा, ताकि मजा आ जाएगा, वरना पंगा हो जाएगा। जल्दी से रिवीजन मार लो ताकि बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेंट। बाय। अंग्रेजी